नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमरीश राठौर है और आप लोग विजिट कर चुके हैं स्पर्धा ई लर्निंग के चैनल पर। और हमारे द्वारा एक फैक्ट सीरीज शुरू की जा रही है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जामों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश आयोग जो है, लोक सेवा आयोग जो है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न पूछ ले जाता है जो सामान्यतः किताबों में नहीं होते हैं और वो क्वेश्चन जो है हमेशा हमारे लिए एक हेडेज का काम करते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कैसे पढ़ें। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग आप लोगों के लिए एक साधारण सिंपल वे में आप लोगों की तैयारी करवा सकें। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है फैक्ट सीरीज के माध्यम से। हम जो ये फैक्ट वगैरह कराएंगे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की विभिन्न किताबों से, जिसमें हमने बहुत सारी 25 से अधिक किताबों का रेफरेंस लिया है। रिपोर्ट्स हैं, मध्य प्रदेश सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं और साथ में सरकारी वेबसाइटों से हम ये सारा मैटर उठाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पठार एवं पहाड़ियाँ। हाँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि पठार और पहाड़ियों में हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसको में कौन कौन से अदर फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि भाई इसका विभाजन किसने किया। तो एसपी चटर्जी द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। भारत का निर्धारण किया गया था। भारत में से दो क्षेत्र जो हैं मध्य प्रदेश में आते हैं, एक का नाम है मध्य उच्च भूमि और एक का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। अब मध्य उच्च भूमि को ही मध्य प्रदेश में जो है दो भागों में बांट दिया जाता है। मध्य उच्च भूमि को जो है 5 भागों में बांटते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन एक विंध्याचल श्रेणी की भी बात करें तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 भागों में बांटते हैं, इसमें सतपुड़ा की पहाड़ियां और एक है बघेलखंड पठार। ध्यान रखना, एसपी चटर्जी द्वारा भारत का विभाजन किया जाता है। इस विभाजन के आधार पर मध्य प्रदेश में 2 भौतिक स्वरूप निकल के आते हैं, एक का नाम है मध्य उच्च भूमि और दूसरी का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। इस मध्य उच्च भूमि को भी फिर पुनः 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हम एक अतिरिक्त जो पहाड़ी होती है उसको भी जोड़ लेते हैं, इसका नाम है विंध्याचल श्रेणी, लेकिन ये 5 भागों में ही बटा हुआ है। और प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में। इस तरीके से अगर मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन होता है वो 7 प्रकार से किया जा सकता है। 7 भागों में बांटा जाता है मध्य प्रदेश को भौतिक आधार पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई जो नर्मदा सोन घाटी है वो इन विभाजकों की, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश का मैप देखें तो मध्य प्रदेश का मैप जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसमें से ये जो नर्मदा घाटी है ये क्या है, मध्य उच्च प्रदेश है। ये उच्च प्रदेश को और प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित करती है। कौन सी? नर्मदा सोन द्रोणी। ध्यान रखना है, नर्मदा सोन द्रोणी इस तरीके से जाती है और इस साइड हम देख लेते हैं बघेलखंड का पठार है और ये सतपुड़ा। तो ये समझ में आ जाता है हमें, ये जो है बघेलखंड का पठार है और ये हमारा सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश के 2 भौतिक विभाजन है उसमें बंटवारा कर देती है। क्लियर है। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य उच्च भूमि के संबंध में कौन कौन सी हमें जानकारी नई देखने को मिलती है। नई जानकारी भाई ये है कि भाई इसकी चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की हैं, धारवाड़ क्रम की हैं, दक्षिणी ट्रैप है और विंध्य क्रम की भी हमें देखने को मिलती हैं। अब यदि इसका आकार देखा जाता है तो कैसा आकार होता है इसका, लगभग त्रिभुजाकार का हो जाता है। क्षेत्र जो है पूरा का पूरे मध्य प्रदेश का कितना है, 2/3 क्षेत्र है, जो हम इस मैप में अच्छे से देख पा रहे होंगे। इस मैप में ये वाला क्षेत्र जो है अलग है और ये वाला क्षेत्र जो है अलग है। क्लियर है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मध्य उच्च भूमि का और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार का। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार का कुल कितना क्षेत्र आता है तो 1/3, और मध्य उच्च भूमि का कितना आता है, 2/3। ध्यान रखना, इस तरीके से यदि कोई प्रश्न बनता है तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, पाप हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन आए हो हमने छोड़ दिए।
अब यदि विस्तार की बात करते हैं हम, तो विस्तार हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इसके पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूरब में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी और उत्तर में है यमुना का मैदान। अब इसमें नदियां जो है कौन कौन सी हैं? अधिकांशतः विंध्य श्रेणी से उद्गमित होती हैं। अधिकांश नदियां, चंबल है, क्षिप्रा है, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो क्या है? केन है, ये सब जो है विंध्य श्रेणी से निकलती हैं और गंगा नदी बेसिन में मिल जाती हैं। एक प्रश्न आया था मध्य प्रदेश में शायद 2019 में कि मध्य प्रदेश में चंबल जो है किस बेसिन का भाग है? तो सामान्य तौर पर यमुना जो है उप बेसिन है किसका? गंगा बेसिन का। गंगा नदी बेसिन का एक उप बेसिन है यमुना बेसिन। इस तरीके से उप बेसिन में अगर देखा जाए तो चंबल भी एक उप बेसिन बनाती है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसको उप बेसिन ही दिया गया है, लेकिन क्या है आयोग जो है सुनता है तो नहीं सुनता, सुनना है तो वो अलग ही कहानी है आयोग की। आप सभी लोग भुक्तभोगी हैं। अब इस प्रकार से हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का अगर मैप देखें तो हम देखें तो मध्य भारत का पठार जो है 10.7% में है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर है। बुंदेलखंड का पठार है तो 7.7 है, इसका क्षेत्रफल है 23,737 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से रीवा पन्ना का पठार है, इसको हम विंध्य ककारी प्रदेश भी कहते हैं। इसका कितना है? 10.37%। बघेलखंड का 7%, सतपुड़ा मैकल का 11% है और नर्मदा सोन घाटी का 26 और मालवा का 28%। तो सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा आ गया? बघेलखंड का पठार आ गया। ध्यान देना, सबसे छोटा क्षेत्र बघेलखंड का पठार है। ठीक है, इसके बाद हम देखें मालवा के पठार के संबंध में आते हैं कि मालवा के पठार है क्या। तो मालवा के पठार का जो निर्माण होता है वो कब होता है? क्रेटेशियस काल में होता है। क्यों? विंध्य शैल समूह के ऊपर बेसाल्टिक लावा के फैलने से होता है। जो लावा से चट्टानें बनती हैं उसको हम बेसाल्टिक चट्टानें कहती हैं। ठीक है, जो लावा निकला वो कैसे निकला? ज्वालामुखी उद्गार से निकला और ये जो है चट्टानें, नई चट्टानें, बेसाल्टिक चट्टानें। ठीक है, विशेषता क्या है भाई इसकी? भौतिक बनावट के अनुसार उत्तर की ओर विंध्य श्रृंखला तथा दक्षिण की ओर दक्कन लावा के पठार में विभाजित है। जो विंध्यांचल श्रेणी है, विंध्यांचल श्रेणी के दक्षिण में हमें लावा की, दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी और ऊपर हमें आर्कियन वगैरह की चट्टानें, ये सब चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, फिर मालवा पठार के दक्षिणी भाग में दक्कन ट्रैप की मोटाई सर्वाधिक है। दक्षिणी भाग, इसका मतलब जो स्लोप है दक्षिण में अधिक है, उत्तर में कम है। मतलब विंध्यांचल श्रेणी की तरफ जाओगे आप तो झुकाव इस तरीके से होता जाएगा और हम मध्य भारत में देखेंगे तो सबसे मैदानी ही शुरू हो जाता है। और ऊंचाई किधर होगी? नर्मदा घाटी के यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई होगी किसकी? दक्कनी ट्रैप की, मालवा के पठार की, मध्य प्रदेश की बात करें तो। और सागर के निकट गढ़पहरा में लावा के अपर्दन के पश्चात विंध्य चट्टानों की सूखी घाटियां जो हैं हमें दिखाई देने को मिल जाती हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर निम्न भागों में इसको विभाजित कर देते हैं मध्य प्रदेश को, जैसे उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र है, केंद्रीय पठार क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र है। जो उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र है उसमें हम विदिशा, ग्यारसपुर, ये सब चीजें क्षेत्र आ जाते हैं। केंद्रीय पठार में उज्जैन, धार, मांडू, रतलाम ये आ जाते हैं। और उत्तरी पश्चिम जो पठार क्षेत्र है उसमें हम देखते हैं मंदसौर, धमनार, ये छोटे छोटे इलाके हैं जो आ जाते हैं, मंदसौर वाला। ठीक है, अब मालवा का पठार जो है गोला अपक्षय का उदाहरण है, जिसकी ढलानों के नीचे पेडिमेंट्स पाए जाते हैं। अब भाई पेडिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ लिया जाएगा आपसे। जो कुछ क्वेश्चन जो निकल के आते हैं वो कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो हमने कहीं नहीं पढ़े। तो कहाँ पूछ लेगा भाई मध्य प्रदेश में किस भाग में पेडिमेंट्स पाए जाते हैं? तो कहाँ पेडिमेंट्स पाए जाते हैं? भाई मालवा के पठार में पाए जाते हैं। अब भाई पेडिमेंट्स क्या है इसकी थोड़ी सी हमें पता तो है क्या ये। तो पेडिमेंट्स क्या है? धीरे धीरे ढलान वाली सतह या मैदान यह शुष्क या अर्ध शुष्कों में मिलती है और दूसरे क्षेत्रों में पहाड़ियों के आधार पर बनते हैं। मतलब पेडिमेंट्स ये मान लीजिए पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे ये जो ढलान इस तरीके से बनेगी उसको हम पेडिमेंट्स कहेंगे। ये पेडिमेंट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? विंध्य पर्वत के उत्तर और दक्षिण में हमें देखने को मिलेंगे।
जिसकी ढलान क्या है, धीमी धीमी ढलान होती है। क्योंकि विंध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, ये मान लीजिए विंध्य मालवा के पठार को जो है विंध्य प्रदेश बीच में से काटता है, बीच में से मालवा के पठार से निकलता है। इसके उत्तर में हमें पेडिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क में। तो ये वाला कैसा क्षेत्र होता है, वास्तव में हम देखते हैं कि यहाँ पे बरसात भी कम होती है, तापमान भी अधिक रहता है। कैसा क्षेत्र है भाई, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यदि हमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पता है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं तो हम आसानी से इनको बनाकर ले जाएंगे। चलिए, आप लोगों को यदि ये इफेक्ट सीरीज अच्छी लगती है तो हमारे स्पर्धा ई लर्निंग के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से एक नई शुरुआत हो रही है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग मोटिवेट हों, आप लोगों के लिए नया इनोवेटिव चीज़ें लाते रहें। यदि हम बात करें मालवा के पठार की स्थिति क्या है, 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल जो है 28% है, सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, और 88,222 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। चोटियां सबसे ऊंची हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, शिगार की चोटी सबसे ऊंची, इसके बाद 881 मीटर की है इंदौर के महू तहसील में। जामा पावा है 854 मीटर है, और जो सेकंड हाईएस्ट चोटी है, जामा पावा मालवा के पठार की सेकंड हाईएस्ट चोटी है जो इंदौर में है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें मालवा के पठार की 500 मीटर है। हम पहले ही बात कर चुके हैं ये किस तरीके से इस ढलान से, तो दक्षिणी भाग में मालवा के पठार में 800 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 300 मीटर तक ऊंचाई हो जाती है। ये समुद्र तल से बात की जाती है हमेशा। कर्क रेखा इसको दो भागों में बांटती है, उसके कितने आते हैं जिले, 8 जिले। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मालवा के पठार के कितने जिले कर्क रेखा में आते हैं, कर्क रेखा कितने जिलों से निकलती है मालवा के पठार के, तो हम कहेंगे भाई 8 जिलों से निकलती है। उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा और रायसेन। अपवाह तंत्र कौन है भाई, कौन कौन से अपवाह तंत्र यहाँ पे, 3 अपवाह तंत्र मुख्यतः पे देखने को मिलते हैं। एक तो गंगा यमुना का देखने को मिलता है, एक माही मिलता है, एक नर्मदा मिलता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, हम सबको पता है सबसे बड़ा होगा गंगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे है हमें नर्मदा, और तीसरे नंबर पे चोरल वगैरह नदी हैं जो मालवा के पठार में बहती हैं, इंदौर वगैरह से निकलती हैं, और कहाँ पे, नर्मदा में मिल जाती हैं। तो ये हम कुछ नदियां हैं जो विंध्य पर्वत से ही निकलनी है, विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग से किनारे से निकलती हैं, और कहाँ, नर्मदा में मिल जाती हैं। और मालवा के पठार को ये हम क्या कहते हैं, देखो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में मालवा के पठार को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियां मालवा के पठार में हमें देखने को मिलती हैं। जलवायु कैसी है भाई, समशीतोष्ण है, तभी तो फायान ने कहा मालवा की जलवायु जो है सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। समशीतोष्ण का मतलब है कि ना तो गर्मियों में अधिक गर्मी रहेगी, ना सर्दियों में अधिक सर्दी रहेगी। तो सर्वाधिक गर्म महीना होता है हमारा मई का, और ठंडा होता है जनवरी, दिसंबर जनवरी का। वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है, और पूर्व की ओर बढ़ने पर बढ़ती जाती है। जो मालवा का पूर्वी क्षेत्र है, यह मालवा का पठार है, इस तरफ बढ़ते जाएंगे हमारी बरसात जो है बढ़ती चली जाएगी, और इस तरफ जो है बरसात थोड़ी सी कम रहती है। और इस तरफ जो है उत्तर की साइड और जाएंगे मालवा के, तो शुष्क इलाका आने लगता है जो राजस्थान से लगा हुआ है। वन कैसा भाई, पश्चिम में वन कम है, उज्जैन न्यूनतम वन वाला जिला है। यदि पश्चिम में अधिक वन होते तो उज्जैन में अधिकतम वन होते। दक्षिण पूर्वी की ओर वृद्धि होने लगती है, बबूल, सागौन, देखो बबूल कहाँ मिलेगा, हमें पश्चिम में देखने को मिलेगा। जैसे ही हम पूरब की ओर बढ़ेंगे हमें सागौन, तेंदुपत्ता वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जिले टोटल कितने आते हैं इसमें, 19 आते हैं। मिट्टी अगर बात करें हम, तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है, 3 मिट्टी, सामान्य तौर पर काली मिट्टी है, जिस काली मिट्टी को हम 3 भागों में बांट देते हैं, साधारण काली और छिछली, ठीक है, गहरी काली, साधारण और छिछली, ठीक, इन तीनों में बांट देते हैं।
तो आपको ये फैक्ट सीरीज कैसी लगी? अपने कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।